देखिए, हिंदी व्याकरण में हम लोग दो टॉपिक किए हैं अभी तक, एक है समास और एक है कारक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं वाक्य और उनके भेद तथा वाक्य परिवर्तन। तो ये जो वीडियो होगा ये आपका दो पार्ट में आएगा। आज हम लोग वाक्य क्या है और वाक्य के कितने भेद होते हैं और उससे वाक्य को समझाने के लिए कुछ और भी बातें हैं, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद के वीडियो में वाक्य परिवर्तन कैसे किया जाता है उसके ऊपर चर्चा होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आइए वाक्य। वाक्य किसको कहते हैं? जैसे पहले उदाहरण देखिए, गाय है खाती घास खड़ी पाई। जहाँ पर ये पूर्ण विराम समाप्त होता है वो एक वाक्य होता है। ठीक है, इसी को वाक्य तभी कहा जाएगा जब शब्द जो है, ये गाय एक शब्द है, एक शब्द है, खाती शब्द है, घास एक शब्द है, शब्द जो हो वो मीनिंगफुल हो, उनका एक अर्थ निकले। तो यहाँ पे क्या है, सारे शब्दों का मीनिंग है, घास, खाती, है, गाय, सबका मीनिंग है। लेकिन साथ ही साथ मीनिंगफुल वर्ड के साथ साथ शब्दों का एक सही क्रम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि गाय के बाद है आ गया, है के बाद खाती, मतलब क्रिया है, खाती और घास, इस तरीके से है। अब इसको थोड़ा सजा कर देखा जाए, गाय घास खाती है। अब ये जो क्रम था उसको हम लोग उलट दिए, इसको ऐसे सजाए, पहले गाय किया गया, फिर घास, फिर खाती है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एक वाक्य में या एक वाक्य बनाने के लिए शब्दों का जो क्रम होगा वो किस क्रम में, उसमें क्या होने चाहिए शब्दों में कि एक कर्ता, वाक्य में कम से कम एक कर्ता हो। कर्ता किसको कहते हैं? जो क्रिया को करता है। तो एक कर्ता होना चाहिए और कम से कम एक क्रिया होनी चाहिए, तभी एक वाक्य बनता है। तो यहाँ एक कर्ता और एक क्रिया है, तो ये वाक्य हुआ। और साथ साथ अब ये दो मिनिमम चाहिए हमको, गाय खाती है, ये दो मिनिमम वर्ड चाहिए, क्रिया, कर्ता और क्रिया। अब उसमें कर्म भी आ सकता है। ठीक है, क्या खाती है, क्रिया में क्या लगाकर क्वेश्चन करो, जवाब मिलता है घास, तो घास हो गया कर्म। ठीक है, तो मिनिमम एक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को ऐसे सजाया जाए कि कम से कम एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। ठीक है, तो ये कर्ता और क्रिया है, तो इसका मतलब ये एक वाक्य है। ठीक है, अब हिंदी में वाक्यों में शब्दों का जो सीक्वेंस होता है, जो सजावट होती है, वो कैसे होता है? सबसे पहले कर्ता को लिखा जाता है और अंत में जो होती है वो क्रिया होती है। यहाँ पे क्या था, कर्ता तो शुरुआत में था लेकिन क्रिया जो है अंत में नहीं थी। क्या था अंत में? कर्म था। तो वाक्य तब किसको कहेंगे सटीक तरीके से कि वाक्य वे शब्दों के, सार्थक शब्दों के वे समूह होते हैं जो एक निश्चित क्रम में बैठे रहे। ठीक है, तो ये सब सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द का मतलब इनका एक मीनिंग है। ठीक है, और एक निश्चित क्रम में बैठे रहे। ठीक है, एक निश्चित क्रम में बैठे रहे, उन्हीं को कहा जाता है आपका वाक्य। ठीक है, तो और एक वाक्य बनाने के लिए मिनिमम दो शब्द ऐसे चाहिए जो जरूरी है, वो है क्या है? कर्ता और क्रिया। तो ये वाक्य कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार या वाक्य के भेद। तो वाक्य के प्रकार आपका दो आधार पर किए जा सकते हैं। एक होता है मीनिंग के हिसाब से वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, अर्थात जिस वाक्य का जैसा अर्थ निकलेगा वो वाक्य वैसा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए किसी वाक्य में प्रश्न का बोध हो रहा है तो उसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। कोई स्टेटमेंट है तो उसको विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पर ना का बोध हो रहा है उसको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य होती है जहाँ इच्छा का बोध भाव है। तो ये अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हैं। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना है इस टॉपिक में अर्थ के आधार पर नहीं बल्कि रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना का मतलब बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर। तो बनावट के आधार पर वाक्य होते हैं आपके तीन, सरल या साधारण वाक्य, दूसरा होता है आपका मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। ये जो तीनों भेद है वाक्य के, ये तीनों बनावट के आधार पर है, इनकी बनावट के हिसाब से। आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे बनावट इनकी होती है। बनावट के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सरल या साधारण वाक्य के बनावट के ऊपर बात करते हैं कि सरल या साधारण वाक्य कैसे बनता है। तो सरल वाक्य वो होता है, जैसे अभी पहले हम लोग किए थे कि गाय घास खाती है, गाय
घास खाती है। यहां पर देखिए एक कर्ता और एक क्रिया, ठीक है। तो जिस वाक्य में एक कर्ता, केवल एक कर्ता और केवल एक क्रिया हो, उस वाक्य को कहते हैं सरल वाक्य। तो ये क्या है? सरल या साधारण वाक्य। एक कर्ता और एक क्रिया, ठीक है। और एक वाक्य का उदाहरण लीजिए, जैसे मैंने उड़ती हुई चिड़िया को देखा, ठीक है। यहां पर देखिए देखा, ये क्या है? क्रिया। मैंने, देखने का काम कौन कर रहा है? मैं, तो ये हो गया कर्ता। तो एक कर्ता और एक क्रिया मिल गई, ठीक है। तो एक वाक्य हुआ। अब ये सरल वाक्य है या नहीं, उस पर चेक करेंगे। सरल वाक्य में मैंने क्या कहा कि एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, ठीक है, वो हो गया आपका सरल वाक्य। लेकिन यहां पर और एक क्रिया नजर आ रही है, उड़ती हुई। उड़ना भी तो एक काम है, तो यहां दो दो क्रिया है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये सरल वाक्य नहीं हुआ, क्योंकि सरल वाक्य की परिभाषा में क्या है? एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। यहां दो दो क्रिया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सरल वाक्य ही है, क्योंकि ये जो क्रिया है उड़ती हुई, ये क्रिया अलग क्रिया है। इसको कहते हैं असमापिका क्रिया, या इंग्लिश में कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अभी हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये एक्चुअली समापिका क्रिया नहीं है, ये समापिका क्रिया है। तो सही परिभाषा होगी सरल वाक्य की कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक समापिका क्रिया हो, वो होगी सरल वाक्य। केवल क्रिया बोलने से नहीं होगा कि एक क्रिया, यहां तो दो दो क्रिया है, ठीक है। तो ये जो क्रिया है ये असमापिका क्रिया है, समापिका नहीं है। एक समापिका क्रिया और एक कर्ता, तब वो सरल वाक्य। अब ये समापिका और असमापिका क्रिया क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। और एक चीज, आपके बुक में ऐसा भी होगा कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, उसको कहते हैं आपका सरल वाक्य। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, कर्ता को ही कहा जाता है उद्देश्य। या उद्देश्य किसको कहेंगे कि वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो हो गया उद्देश्य। तो यहां पर किसके बारे में देखने का काम कौन कर रहा है? मैंने के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया उद्देश्य। और उसके बारे में जो कहा जा रहा है, उसके बारे में जो कहा जा रहा है वो हो गया विधेय। तो क्या कहा जा रहा है? उड़ती हुई चिड़िया को देखा, ठीक है। तो ये उद्देश्य और ये विधेय, अर्थात कर्ता और क्रिया, ठीक है। अब उद्देश्य में क्या है? कर्ता में कर्ता को बढ़ाया भी जा सकता है, मतलब उद्देश्य का विस्तार होता है। वो आगे एक वाक्य विश्लेषण पर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें समझाऊंगा कि कर्ता को बढ़ाया जा। जैसे मान लीजिए घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहां घोड़ा क्या है? घोड़ा के बारे में कहा जा रहा है, तो घोड़ा क्या हो गया? उद्देश्य। और घोड़ा के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि वो दौड़ रहा है, तो क्या हो गया? विधेय। विधेय मतलब क्रिया में आएगा। अब इस विधेय का विस्तार किया जा सकता है और कर्ता का भी, उद्देश्य का भी विस्तार होता है। घोड़ा के जगह पर हम लिख दे काला घोड़ा, उसके आगे और इसको बढ़ा दे एक काला घोड़ा या दो काले घोड़े। तो घोड़ा था मेन वर्ड, उद्देश्य में मेन वर्ड क्या था? घोड़ा। अब उसको बढ़ाया गया, विस्तार किया गया। बढ़ाया गया मतलब विस्तार किया गया, तो यह है उद्देश्य का विस्तार, ठीक है। और विधेय क्या था? दौड़ रहा है, मतलब मेन वर्ड क्या होता है विधेय में? क्रिया, ठीक है। अब विधेय को भी विस्तार किया जा सकता है, विधेय को भी बढ़ाया सकता है। इसको हम बढ़ा सकते हैं, एक काला घोड़ा धीरे धीरे दौड़ रहा है, या जोर से दौड़ रहा है, या धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो दौड़ने का काम कैसे कर रहा है? धीरे धीरे, ठीक है। तो विधेय को बढ़ाया गया, बड़ा किया गया, तो ये हो गया विधेय का विस्तार। और भी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे जब वाक्य विश्लेषण हम लोग करेंगे तब, ठीक है। तो इस तरीके से सरल वाक्य की ये परिभाषा हुई, ठीक है। अब सरल वाक्य में मैंने जो कहा कि दो क्रियाएं अगर हो आपको, जो समापिका और असमापिका क्रिया के बारे में मैंने आपको बताया, उसको थोड़ा जान लीजिए। वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है आपका। इंग्लिश में समापिका क्रिया को कहते हैं फाइनाइट वर्ब, या हिंदी में क्या होता है? समापिका क्रिया, ठीक है। और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, या इसको हिंदी में कहते हैं असमापिका
समापिका क्रिया। वैसे तो परिभाषा इसकी दूसरे तरीके से दी गई होगी किताब में, लेकिन आप ऐसे समझिए, जैसे वो उदाहरण था कि राम ने उड़ती हुई चिड़िया को देखा। ठीक है, तो यहां पर समापिका क्रिया किसको कहते हैं, पहले ये समझिए कि समापिका मतलब जहां क्रिया समाप्त हो रही है, वाक्य समाप्त हो रहा है, वाक्य के अंत में वाक्य को समाप्त कर रहा है ये क्रिया, तो इसलिए समापिका क्रिया। ठीक है, वाक्य को समाप्त कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, समापिका क्रिया। और असमापिका क्रिया जो होगी वो समापिका क्रिया के पहले आएगी, वाक्य के अंत में कभी नहीं आती। असमापिका क्रिया वाक्य के बीच में या कहीं पर रहे, अंत में नहीं आती, अंत में समाप्त करती है क्रिया वाक्य को, इसलिए समापिका क्रिया कहलाती है। ये एक परिभाषा हुआ इसका। और एक है दूसरे तरीके से देखिए कि समापिका क्रिया वो है, जैसे इसको उदाहरण को हम चेंज करें, राम ने उड़ती हुई चिड़िया को देखा। अब इसको किया जाए, सीता ने उड़ती हुई चिड़िया, अच्छा एक मिनट, इस उदाहरण को न लेके आप ऐसे लीजिए, थोड़ा इसको अंग्रेजी से समझिए या हिंदी में समझो, या दूसरा उदाहरण है, लड़का हंसकर बोला। ठीक है, यहां पर बोला क्रिया, समापिका क्रिया, हंसना भी एक काम है, यह भी क्रिया है। अब लड़का जो है इसका आप वचन बदलिए, लड़का का कर दीजिए लड़के, तो लड़के जैसे इसका वचन बदले, हंसकर बोले, लड़के हंसकर बोले। यहां पर देखिए कि जैसे ही ये जो कर्ता था, कर्ता का जब हम वचन बदले हैं, एक वचन से बहुवचन किए, तो ये जो क्रिया थी, क्रिया का भी वचन बदल गया, बोला की जगह पे क्या हो गया, बोले हो गया, मतलब इसका रूप बदल गया। ठीक है, लेकिन जो हंसकर था ये जैसे जिस रूप में था उसी रूप में ही है। तो इन दोनों क्रिया में क्या फर्क हो रहा है, एक क्रिया कर्ता का वचन बदलने से, लिंग बदलने से, या कर्ता इस वाक्य का अगर आप टेंस बदलिए, इसको पास्ट है तो प्रेजेंट में कीजिए या फ्यूचर में कीजिए, तो देखिएगा ये बोला जो क्रिया है इसका रूप बदलेगा। फ्यूचर में होगा तो लड़के हंसकर बोलेंगे, बोला की जगह पे क्या हो जाएगा, बोलेंगे। पास्ट में था, इसको अगर हम फ्यूचर में करें तो लड़के हंसकर बोलेंगे, तो ये रूप बदल लेता है, ये क्रिया रूप बदल ले रहा है। वाक्य का टेंस बदलने पे रूप बदला, कर्ता का वचन बदलने से, लिंग बदलने से इसका रूप बदला, लेकिन जो हंसकर क्रिया थी उसका रूप कभी नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो वाक्य में जो क्रिया कभी अपना रूप ना बदले वो हो गई असमापिका क्रिया या नॉन फाइनाइट वर्ब, असमापिका क्रिया। और जो क्रिया रूप अपना बदले, जिन आधार पर मैंने बताया उस आधार पर, तो वो क्रिया कहलाती है समापिका क्रिया। इस हिसाब से आप याद रखिएगा। ठीक है, अब ऐसे तो सिंपल पहचान क्या है कि समापिका क्रिया मतलब वाक्य को जो क्रिया समाप्त कर रही है वो समापिका क्रिया। ठीक है, लेकिन और भी इस तरीके से आप याद रखिएगा कि जिसका रूप बदल जा रहा है वो समापिका क्रिया, फाइनाइट वर्ब जिसका रूप नहीं बदल रहा है वो असमापिका क्रिया। ठीक है, तो सरल वाक्य में मैंने क्या बताया था कि परिभाषा में कि एक कम से कम एक कर्ता और कम से कम नहीं, एक कर्ता और एक समापिका क्रिया होनी चाहिए, दो नहीं। असमापिका क्रिया आ जाए उसके अंदर उसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन समापिका क्रिया एक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सरल वाक्य, समझ गए सरल वाक्य किसे कहते हैं। अब दूसरा जो है वाक्य रचना के आधार पर वाक्य का भेद, दूसरा क्या हम लोग पढ़े थे, मिश्र वाक्य, और तीसरा पढ़े थे वो बताया गया था संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को पढ़ने के पहले थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज जानना होगा, क्लॉज, इसको जान लीजिए, या हिंदी में कहते हैं उपवाक्य। ठीक है, इसको समझिएगा तब आपको मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य समझने में सुविधा होगी। तो उपवाक्य किसको कहते हैं, जैसे देखिए, मैं गया और वह आया, यहां पर एक खड़ी पाई दे दी गई, मतलब ये एक वाक्य है जहां पूर्ण विराम समाप्त हो रहा है, एक वाक्य हुआ। ठीक है, अब इस वाक्य में देखिए आप दो वाक्य पाएंगे, मैं गया, कैसे दो वाक्य है। वाक्य किसको कहते हैं, मैंने क्या कहा था, या सरल वाक्य किसको कहते हैं कि एक कर्ता
और एक क्रिया, ठीक है। तो एक कर्ता एक क्रिया हो गया तो एक वाक्य हुआ, एक वाक्य बन गया, कर्ता और क्रिया मिलने से ही वाक्य हुआ। अब इसका विस्तार वगैरह नहीं है, ठीक है। मैं कर्ता क्रिया, ये एक वाक्य हुआ। और यहां पर देखिए वह एक कर्ता, आया क्रिया, ये आने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह क्या हो गया, कर्ता। आना काम है तो क्रिया। तो एक कर्ता एक क्रिया तो ये एक वाक्य, यहां एक कर्ता एक क्रिया तो ये एक वाक्य। और हिसाब से क्या है ये, सरल वाक्य, क्योंकि सरल वाक्य में एक कर्ता और एक समापिका क्रिया, तो दो सरल वाक्य, बीच में और से इन दोनों को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो एक ही वाक्य के अंदर दो वाक्य हैं, ठीक है। तो जब एक ही वाक्य के अंदर 2, 3, 4, 5 अलग अलग अगर वाक्य रहे, तब क्या होता है कि उनको अगर अलग से इनको निकाल कर रखिएगा, मैं गया, इसको अगर आप ढक दीजिए पूरा, मैं गया, तो इसको हम एक वाक्य कहेंगे। या इसको ढक दीजिए, वह आया, इसको भी एक वाक्य कहेंगे, केवल यही रहे तो। लेकिन दोनों वाक्य एक साथ आए हैं, तब इनको अलग अलग वाक्य ना कहकर इनको कहा जाता है क्लॉज या उपवाक्य। उपवाक्य, ये भी क्या है, एक उपवाक्य, ठीक है। उपवाक्य उपवाक्य, समझ में आया, क्लॉज। अब इसके बाद ये जो उपवाक्य होते हैं, इनके भी प्रकार होते हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, या प्रधान को मुख्य उपवाक्य भी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका आश्रित उपवाक्य, और तीसरा होता है समानपदी उपवाक्य। तो इसको आप इंग्लिश में अगर लीजिएगा तो ये क्लॉज है। उपवाक्य क्या कहते हैं, क्लॉज। तो प्रधान उपवाक्य को मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, आश्रित उपवाक्य को कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और समानपदी उपवाक्य को कहा जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो इंग्लिश से नहीं यहाँ नहीं हम लोगों को। तो ये 3 तरह के उपवाक्य होते हैं। अब इनको भी समझिए। जैसे ये जो उदाहरण मैंने दिया, मैं आया और वह गया, ठीक है। तो यहां पर मैं आया, अगर इस उपवाक्य को केवल आप बोले इसको ढककर मैं आया, तो इस उपवाक्य से मीनिंग क्लियर है कि नहीं, मतलब जो आप बोलना चाहते हो वो क्लियर हो जा रहा है। तो ये वाक्य अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है अगर इसको ना भी बोला जाए तो ये क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य। वाक्य में जो उपवाक्य, किसी वाक्य में जो उपवाक्य अलग से निकाल कर भी अगर उसको बोला जाए, उस उपवाक्य को, और वो अपना मीनिंग क्लियर करे, तो उस उपवाक्य को कहा जाता है प्रधान उपवाक्य, ठीक है। और यहां पर देखिए, अगर आप इस प्रधान उपवाक्य को भी ढक दिए, वह गया, इस उपवाक्य का भी मीनिंग क्लियर है, तो यह भी प्रधान उपवाक्य हुआ, है ना। लेकिन इसको प्रधान उपवाक्य ना कह के कहा जाता है समानपदी उपवाक्य। मतलब क्या होता है कि प्रधान उपवाक्य ही है दोनों, मैं आया ये भी प्रधान उपवाक्य और ये भी है प्रधान उपवाक्य। लेकिन जब 2 प्रधान उपवाक्य है एक वाक्य में, तो एक को कहेंगे प्रधान उपवाक्य और एक को कहेंगे समानपदी उपवाक्य। दोनों सेम है, इसलिए समानपदी मतलब दोनों का पद समान है, दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है इसका भी वही वैल्यू है। लेकिन 2 आ गया तो एक को प्रधान उपवाक्य और दूसरे को समानपदी उपवाक्य कहा जाता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब तीसरा हम लोगों को पढ़ना है आश्रित उपवाक्य, ठीक है। ये थोड़ा सा समझिए। आश्रित उपवाक्य मतलब, आश्रित का मतलब क्या होता है, किसी पर डिपेंड होना, आश्रित, इसलिए इसको कहते हैं आश्रित उपवाक्य। तो इसका जैसे देखिए आप, वह नहीं जानता कि, ठीक है, वह नहीं जानता कि मैं कब आऊंगा। यहां पर देखिए 2 वाक्य हैं, वह नहीं जानता, ये वह क्या है, सब्जेक्ट, कर्ता, जानता, जानना क्या है, क्रिया। तो हुआ कि नहीं एक वाक्य, कर्ता और क्रिया मिल गया तो एक वाक्य हुआ। अच्छा, फिर मैं क्या है, कर्ता, मैं क्या है, कर्ता, और मैं क्या काम कर रहा है, आऊंगा, आना, आने का काम, तो ये हो गया क्रिया। इस क्रिया को कौन कर रहा है, मैं। तो यहां पर भी एक वाक्य हुआ
क्योंकि एक कर्ता और एक क्रिया, तो एक कर्ता और एक क्रिया होने से तो एक वाक्य बन जाता है। तो यहां दो वाक्य है, एक ही वाक्य के अंदर दो वाक्य हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब दो वाक्य होंगे तो आपको क्या करना होगा, वाक्य ना कह के उनको अलग अलग, उनको क्या कहा जाता है, एक एक उपवाक्य। तो वह नहीं जानता, ये एक उपवाक्य है, और कि मैं कब आऊंगा, ये एक उपवाक्य है। दो उपवाक्य हुए। अब उपवाक्य मैंने क्या कहा, तीन। पहला प्रधान उपवाक्य, समानपदीय उपवाक्य। तो प्रधान और समानपदीय समझ गए। अब आश्रित उपवाक्य समझिए। अगर आप केवल इतना बोलें, वह नहीं जानता, इस उपवाक्य को बोलिए, वह नहीं जानता, वह नहीं जानता, तो ये जो उपवाक्य है अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है, ठीक है, ये अपना मीनिंग क्लियर कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको ढक कर केवल इतना कहें कि मैं कब आऊंगा, कि मैं कब आऊंगा, ये जो वाक्य उपवाक्य है, इस उपवाक्य का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। पागल बोलेंगे आपको। केवल आप इतना बोलते जाइए कि मैं कब आऊंगा, कि मैं कब आऊंगा, कि मैं कब आऊंगा, तो बोलेगा पागल हो गया है, क्योंकि आप समझा ही नहीं पा रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। इसका क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि ये जो वाक्य है ये मीनिंग क्लियर नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग तभी क्लियर होगा जब इसके साथ मैं इस वाक्य को बोलूंगा। वह नहीं जानता कि मैं कब आऊंगा, कि मैं कब आऊंगा, इस ये जुड़ा हुआ है, अपने मीनिंग क्लियर करने के लिए इससे जुड़ा हुआ है, इस वाक्य से जुड़ा हुआ है, मतलब इसके ऊपर आश्रित है, डिपेंड है अपना मीनिंग बताने के लिए। इसका मीनिंग तभी क्लियर होगा, ये अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए इसके ऊपर डिपेंड है। जब तक ना इसको बोलेंगे तब तक इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा इस उपवाक्य का। तो वो उपवाक्य जो अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए प्रधान उपवाक्य के ऊपर डिपेंड हो, तो उसको क्या कहेंगे, आपका आश्रित उपवाक्य या डिपेंडेंट क्लॉज या आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज इंग्लिश में, ठीक है। तो ये समझ में आया आपका, आप लोगों को, कि ये प्रधान उपवाक्य और ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य, ठीक है। तो ये तीन तरह के उपवाक्य हैं। अब ये जो आश्रित उपवाक्य है इसका भी फिर भेद है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो वाक्य विश्लेषण जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसके ऊपर चर्चा की जाएगी, ठीक है, इसमें उसके ऊपर चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, वाक्य किसे कहते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, और सरल, मिश्र और संयुक्त सरल वाक्य किसे कहते हैं, फिर उसमें हम लोग पढ़े क्रिया कितने तरह की होती है, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि क्लॉज या उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले वीडियो में, अगले पार्ट में इसी वीडियो का हम लोग पढ़ेंगे जो तीनों वाक्य सरल, मिश्र और संयुक्त। इसमें से सरल तो समझ गए, मिश्र और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं ये समझ गए हो क्लॉज, तो मिश्र और संयुक्त वाक्य तब समझ में आएगा आपको आराम से। अगर ये नहीं समझे हो तो संयुक्त और मिश्र समझने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो पढ़ेंगे, और कैसे एक सरल वाक्य से मिश्र वाक्य और मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदला जाता है, उसका परिवर्तन किस तरीके से किया जाता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज बस इतना रहने दीजिए, पार्ट 2 के लिए आप लोग वेट कीजिए। चैनल में जो लोग नए हैं, इसका वीडियो अगर आप लोगों को सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।